हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, यानी क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर है हमारा विधायिका, यानी कि चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से आपको लेक्चर को देखना है। ठीक है, इससे पहले के जो लेक्चर है यानी चैप्टर नंबर 1 2 3 4 ये आपके आ चुके हैं। चैप्टर 1 2 3 4 ये आ चुका है और आज आपका चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, और हिस्ट्री में हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 ये सारे करा दिए हैं। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी आप जाओगे, वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से भी डायरेक्ट इनको देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं टेलीग्राम ग्रुप की। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाना है, क्लास 11 ESP इस ग्रुप को ज्वाइन करना है और संडे को आपकी पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है, यानी कि 1-2 दिन बाद आपकी जो बची हुई पीडीएफ है वो वहां पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब एक बार सिलेबस देख लीजिए। देखिए, टोटल 10 चैप्टर है। चैप्टर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है और आज हम 5 भी कर लेंगे। ठीक है, यानी हमारे आज आधे चैप्टर हो जाएंगे, फिर जो बचे हुए चैप्टर है उसको भी हम जल्दी कवर कर देंगे। अगर आपको चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि जल्दी करा दो, मैं आपको बहुत जल्दी करा दूंगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम का जो यूजर हैंडल है वो है एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। अब बात करेंगे यहाँ पे हम सरकार के प्रमुख अंग। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने सरकार के प्रमुख अंगों पे डिस्कशन किया था। सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, एक है आपका विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। ठीक है, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है, कानून को बनाती है। कार्यपालिका उस कानून को जो विधायिका ने कानून बनाया है उसको लागू करवाती है और न्यायपालिका विवादों को सुलझाती है। ठीक है, ये तीनों अंग मिलकर शासन का काम करते हैं और जन कल्याण यानी जनता के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, संविधान के द्वारा इन तीनों अंगों में तालमेल और संतुलन बनाया जाता है। तीनों अंगों में तालमेल बना रहता है। कोई भी अगर एक अंग यानी मान लो कोई विधायिका या कार्यपालिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने की कोशिश करे तो बाकी जो 2 अंग है वो उसको रोकने का काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक तालमेल बना रहता है। अब शुरू होता है यहाँ से हमारा मेन चैप्टर, यानी सबसे पहला जो आपका टॉपिक पूछा जाएगा वो आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए विधायिका क्या होती है, विधायिका से आप क्या समझते हैं, विधायिका का क्या अर्थ है। ठीक है, तो देखिए, विधायिका जो होती है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। विधायिका कानून का निर्माण करती है। ठीक है, अब विधायिका क्या है, जनता के द्वारा निर्वाचित होती है। जैसे मानो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप मान लीजिए विधानसभा। ठीक है, आप वैसे लोकसभा को भी देख सकते हो उसमें, पर मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं। आप विधानसभा से देखिए। विधानसभा, जैसे मान लो मैं दिल्ली में रहता हूं। ठीक है, अगर आप भी दिल्ली में रहते हो तो आपको पता होगा दिल्ली में जो विधानसभा है उसमें 70 सीटें होती है। ठीक है, हमारी दिल्ली की विधानसभा में कितनी सीट है, 70 सीटें हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं। जब चुनाव होता है, जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होगा तो 70 सीट से 70 कैंडिडेट जो हैं वो जीतेंगे, जो चुनाव लड़ते हैं वो जीतेंगे। ठीक है, और एक सीट पे बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। मान लो एक सीट पे 10-10, 12-12, 15-15 या हो सकता है किसी सीट पे 3 या 4 ही कैंडिडेट चुनाव लड़े, लेकिन जीतेगा तो एक ही, ये तो हम जानते हैं। तो जिन जिन नेताओं को हम जिताकर विधानसभा में भेजते हैं, यानी जिनको हम वोट देते हैं, जिनको ज्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है और विधानसभा में जाता है। ठीक है, फिर वो विधानसभा में क्या करता है, हमारे जनप्रतिनिधि यानी हमारा प्रतिनिधि बनकर जाता है, हमारा नेता बनकर जाता है, विधायक बन के जाता है, वो हमारे लिए कानून बनाता है। तो विधायिका का क्या काम होता है, कानून बनाने का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा, विधायिका जो होती है जनता के द्वारा निर्वाचित होती है। यानी जब जनता जनता वहां पे जाएगी और वोट देगी, यानी ईवीएम जो मशीन होती है उसमें बटन दबाएगी, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। जो ज्यादा वोट पाएगा वो जीत जाएगा और फिर वो विधानसभा में जाएगा, विधायक कहलाएगा। तो इसको कौन निर्वाचित कर रहा है, जनता करवा रही है। और ये क्या है, जनता के प्रतिनिधि है, यानी हमारे प्रतिनिधि हैं। विधायिका कानून का निर्माण करती है, ये हम पहले से जानते हैं कि विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उसको लागू करवाती है। फिर संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। संघ मतलब जो हमारे केंद्र की जो विधायिका है, यानी हमारे देश की जो केंद्र की जो विधायिका है उसको क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे पूरे देश में शासन चलाती है। संसद यानी पूरे देश के लिए शासन चलाती है। मैंने अभी आपको जो राज्य की विधायिका की बात कही थी, जिसको मैं विधानसभा कह रहा था। ठीक है, विधानसभा, राज्य की जो विधायिका होती है उसको विधानसभा कहा जाता है और संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। तो संसद में जो जिन कैंडिडेट को हम यानी जनता जिताकर भेजती है वो सांसद कहलाते हैं या फिर MP कहलाते हैं। ठीक है, और विधानसभा में जिनको जिताकर भेजती है वो MLA कहलाते हैं या फिर विधायक कहलाते हैं। संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। ये राष्ट्रपति और दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, हमारा जो संसद है
इसके दो प्रमुख सदन होते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से समझा देता हूं। हमारी जो संसद होती है इसके दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, ठीक है, एक होता है लोकसभा, और प्लस राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, ये मिलकर क्या करते हैं, संसद को बनाते हैं। यानी राष्ट्रपति और दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा, ये इससे मिलकर हमारी संसद बनती है। राज्यों की विधायिका, जो राज्य की विधायिका होती है उसको विधानसभा कहते हैं, या फिर इसको विधान मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। विधानसभा या फिर विधान मंडल भी कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज है जो मैं आपको समझा दूंगा, यही समझा देता हूं स्टार्टिंग में ही, ताकि आपको आगे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे हमने दो तरह की विधायिका की बात की है, एक है राज्य की और एक है केंद्र की। राज्य की मतलब जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, ये राज्य हो जाएंगे। केंद्र मतलब यानी संघ, जिसको पूरे देश के लिए कहा जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो संघ की विधायिका होती है इसको हम क्या बोलते हैं, अभी हमने कहा था संसद बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम विधानसभा कहते हैं, वीएस लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, विधानसभा। अब संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है, ये हमने देख लिया। अब देखो हमारे देश में जो विधायिका है यानी जो विधानसभा है, तो सभी विधानसभा में दो सदन नहीं होते, हमारे यहाँ पे दो सदनीय विधायिका भी है। कुछ ज्यादातर जो हमारे स्टेट है उसमें एक ही विधानसभा होती है, ठीक है, लेकिन कुछ स्टेट में दो विधायिका होती है, ठीक है, द्विविधायिका आप कह सकते हो उसे। तो वहां पे विधायिका के दो सदन होते हैं, यानी कि विधानसभा में एक तो हो गया आपका विधानसभा और दूसरा हो गया विधान परिषद, ठीक है। जैसे वहां पे लोकसभा और राज्यसभा था, ऐसे यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद हो गया। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किन किन स्टेट में आपकी द्विसदनीय विधायिका होती है, ठीक है, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी आपने इतना समझ लिया होगा, आई होप। आगे चलते हैं। अब देखो हमारे यहाँ पे मेनली दो तरह की सरकारें हैं, एक तो होती है केंद्र की सरकार जिसको हम संघ सरकार कहते हैं, दूसरी होती है राज्य की सरकार। अब केंद्र की सरकार जो होती है वो पूरे भारत के लिए, इसको भारत की सरकार कहा जाता है, यानी पूरे भारत देश के लिए काम करेगी। अब राज्य की सरकार जो होती है वो अपने स्टेट के लिए काम करती है। जैसे मान लो बिहार की सरकार है तो वो बिहार के लिए काम करेगी, यूपी की सरकार है तो यूपी के लिए काम करेगी, एमपी की सरकार है तो एमपी के लिए काम करेगी, पंजाब की सरकार है तो पंजाब के लिए काम करेगी, ठीक है। तो ये राज्य सरकार है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपको समझ में आ गया। अब किसके पास ज्यादा शक्तियां होंगी, यहां पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताइए इन दोनों सरकारों में से किसके पास ज्यादा शक्ति होगी, तो जाहिर सी बात है आप बताओगे केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्ति होती है। बिल्कुल सही बात है, केंद्र सरकार ही ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। आगे चलते हैं। सरकार के तीन अंग, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अब इसको देखेंगे। सरकार के तीन प्रमुख अंग हैं जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो इन सब के काम भी आपको पता होंगे कि विधायिका जो है वो कानून को बनाएगी और इस बने हुए कानून को हमारी कार्यपालिका जो है वो लागू करवाएगी। और ये क्या करती है, न्यायपालिका विवादों को सुलझाने का काम करती है, ठीक है, यानी जो विवाद होते हैं उसको सुलझाने का काम करती है हमारी न्यायपालिका। हमें हमें संसद क्यों चाहिए भाई, आखिर जरूरत क्यों है, तो देखिए विधायिका का जो कार्य है वो केवल कानून बनाना नहीं है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी बात बताना भूल गया, हम ज्यादातर यही बोलते हैं कि विधायिका का काम कानून बनाना होता है, तो विधायिका का काम केवल कानून बनाना नहीं होता। विधायिका कानून तो बनाती है लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे काम करती है, जिसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विधायिका का काम जो है केवल कानून बनाना नहीं है, विधायिका के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक काम है कानून बनाना, ठीक है। यानी विधायिका के पास बहुत सारे काम है, उसमें से एक काम है कानून बनाना। संसद में क्या होता है, बहुत सारे दृश्य देखने को मिलते हैं हमको। इसमें जो हमारा सदन होता है संसद में, वहां पे आपको बहस देखने को मिलेगी, पक्ष विपक्ष के नेता आपस में बहस कर रहे होते हैं, विरोध प्रदर्शन चल रहा होता है, ठीक है। सर्वसम्मति, कुछ कुछ मुद्दों पे सभी सहमत भी होते हैं, ठीक है। सरोकार, सहयोग, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। यानी संसद में बहस भी होगी, चर्चा भी होगी, विवाद भी होगा, समर्थन भी होगा, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। विधायिका जो है जनप्रतिनिधि, यानी जो हमारे नेता होते हैं, यानी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, इनका जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यानी हमारे जो नेता होते हैं वो जनता के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं। इसीलिए हमारे नेताओं से संसद में या फिर विधानसभा में जो अपोजिशन के लीडर होते हैं वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने ये क्यों करा, ऐसा क्यों करा, ये गलत क्यों कर दिया, ठीक है, ये सारी चीजें चलती है। तो ये वास्तव में लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र का आधार जो है वो हमारा यही है कि सबको बोलने का मौका मिले, चर्चा करने का मौका मिले, वाद विवाद हो, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये सब लोकतंत्र का आधार है। अब देखो ज्यादातर जो लोकतंत्र है वहां पे क्या होता है, कार्यपालिका के मुकाबले विधायिका जो होती है अपना महत्व खोती जा रही है। मैक्सिमम जो लोकतांत्रिक देश होते हैं या लोकतंत्र होते हैं वहां पे कार्यपालिका के मुकाबले विधायिका जो होती है अपना महत्व खोती जा रही है आज के समय में देखें। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में विधायिका का जो महत्व है
वो आज भी है, यानी भारत में विधायिका ने अपने महत्व को नहीं खोया है, लेकिन दूसरे देशों में अगर हम देखें तो बहुत सारे देशों में विधायिका ने अपने महत्व को खो दिया है, ठीक है। फिर शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। अब देखो, जो हमारी संसद है, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारी संसद है, संसद में हमारे होंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारे मंत्रियों की फौज होगी। अब मंत्रियों की फौज बोले तो वो उनका, ठीक है, उनके जो मंत्रालय होते हैं उस पे काम करते हैं, तो अलग अलग मंत्री होते हैं उनके, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, रेल मंत्री, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर, ये और प्राइम मिनिस्टर, ये सब मिलकर काम करते हैं। तो शक्तिशाली मंत्रिमंडल जो होता है, इसको विधायिका में बहुमत की जरूरत होती है, यानी बहुमत अगर होगा इनके पास तभी शक्तिशाली क्या होगा, मंत्रिमंडल बनेगा। मान लो अगर गठबंधन वाली सरकार है तो आपस में ही लड़ते रहेंगे। फिर नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है और संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ता है। जो हमारे नेता होते हैं, लीडर होते हैं, उनको संसद का सामना करना पड़ता है। संसद में उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको उन क्वेश्चन का जवाब देना होता है, उनपे खूब चर्चा होती है, बहस होती है, यहाँ तक कि वाद विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा जैसा माहौल हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर टेलीविजन में कि कैसे आपस में नेता वहां पे लड़ते हैं, बहस करते हैं। ये हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। इससे पता लगता है कि हमारी संसद जो है उसकी लोकतांत्रिक क्षमता क्या है, यानी हर चीज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर वाद विवाद, ये वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। यानी संसद क्या है हमारी, एक खुला मंच है जहां से वाद विवाद हो सकता है, ठीक है, खुली चर्चा हो सकती है। अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण ये सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज्यादा प्रातिनिधिक है। यानी सरकार के अन्य सभी अंगों में देखें तो सबसे ज्यादा प्रातिनिधिक जो होती है वो हमारी यही होती है, हमारी संसद वगैरह, ठीक है। और फिर इसके पास सरकार यानी सरकार कार्यपालिका का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की भी शक्ति होती है, ठीक है। यानी इसके पास हमारी जो विधायिका होती है, ठीक है, हमारी जो संसद है उसके पास शक्ति होती है, वो कार्यपालिका को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है, बर्खास्त भी कर सकती है। अब बात करते हैं संसद के दो सदन। संसद के दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, इसको समझते हैं। तो देखिए, भारत की जो राष्ट्रीय विधायिका है, राष्ट्रीय विधायिका यानी केंद्र की बात चल रही है, ठीक है, संसद की बात चल रही है। तो हमारी जो राष्ट्रीय विधायिका है या जो संघ की विधायिका है उसको हम संसद बोलते हैं, यानी कि पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। राज्यों की विधायिका जो होती है उसको विधानमंडल या फिर विधानसभा कहते हैं, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। भारतीय संसद में दो सदन है, हमारी जो संसद है उसमें क्या है, दो सदन है, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है, ठीक है। यानी जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, द्विसदनात्मक विधायिका। तो हमारी विधायिका में कितने सदन है, दो सदन है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी विधायिका को क्या कहा जाता है, द्विसदनीय विधायिका कहा जाता है। भारत की संसद के एक सदन को राज्यसभा कहा जाता है और दूसरे सदन को लोकसभा कहा जाता है, ठीक है। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दे रखा है। ये वही चीज है जो मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था। मैंने आपको बताया था ना, जैसे हमारी संघ की विधायिका है जिसको हम संसद कहते हैं, हमारी संसद के कितने सदन होते हैं, दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। फिर मैंने आपको राज्यों की जो विधायिका है उसके बारे में भी आपको बताया था कि राज्यों की जो विधायिका होती है, ठीक है, राज्य की विधायिका, उसमें ज्यादातर में एक ही सदन होता है, विधानसभा। लेकिन कुछ जगह पे दो सदन होते हैं जिसको विधान परिषद कहा जाता है, ठीक है। यानी विधानसभा विधानमंडल एक सदन हो गया और दूसरा हो जाएगा उसको विधान परिषद कहा जाता है। लेकिन सभी राज्यों में ऐसा नहीं है, कुछ ही राज्यों में है, ठीक है, 6 के करीब राज्य हैं वो, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये देख लो आप। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो राज्य हैं इनको ऑप्शन मिला हुआ है, अगर आप चाहो तो द्विसदनात्मक विधायिका बना सकते हो, ठीक है। अब केवल 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका है, ठीक है। हमारे यहाँ पे 6 स्टेट ऐसे हैं, राज्य ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका यानी दो सदन है, ठीक है। स्टेट में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहाँ पे क्या है, द्विसदनात्मक विधायिका है। फिर भारत जो है विविधताओं से परिपूर्ण एक विशाल देश है, यानी भारत एक ऐसा देश है जहां पे बहुत सारी विविधता है, ठीक है। ऐसे में द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका की आवश्यकता है। यानी हमारे देश में क्या है, बहुत ज्यादा विविधता है। विविधता का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा वैरायटी है। यहाँ पे बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग हैं, उनका रंग रूप, बोलचाल, भाषा, पहनावा, रहन सहन सब कुछ अलग है, यानी बहुत ज्यादा विविधता है। तो ऐसे देश में जहाँ पे विविधता बहुत ज्यादा हो, यहाँ पे द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका की आवश्यकता है। एक सदनात्मक विधायिका में भारत का काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। ताकि वो अपने समाज के सभी वर्ग और देश के सभी क्षेत्रों का
क्या हो सके यहाँ पे प्रतिनिधित्व हो सके। द्विसदनात्मक विधायिका का यही लाभ है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है, यानी 2 बार विचार हो जाता है, 2 बार चर्चा हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो देखो, राज्यसभा में कोई मुद्दा आया तो राज्यसभा में चर्चा होगी, बहस होगी, वोटिंग कराई जाएगी। मान लो यहां से वो मुद्दा पास हो जाता है तो फिर वो क्या होगा, लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा में दोबारा से इस पे बहस होगी, चर्चा होगी, फिर वहां से भी पास हो जाएगा कोई विधेयक, तब जाता है वो राष्ट्रपति के पास। यानी क्या हो गया, हर मुद्दे को 2 बार उस पर चर्चा करने का मौका मिल जाता है अगर द्विसदनात्मक विधायिका है तो। ठीक है, ये इसका क्या है, फायदा है। एक सदन में लिया गया जो निर्णय, यानी मान लो किसी एक सदन में कोई डिसीजन ले लिया गया है तो दूसरे सदन में डिसीजन के लिए वापस वो भेजा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, राज्यसभा से फिर वो कहां गया, लोकसभा में गया, इस तरीके से। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है, यानी हर विधेयक और नीति पे क्या होता है, 2 बार विचार होता है। इससे हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिलता है, यानी जो भी मुद्दे हैं उसको 2 बार जांचने का मौका मिल जाता है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेता है तो दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर दोबारा से विचार हो जाता है। मान लो कई बार क्या होता है, किसी एक सदन में चर्चा कम हुई, बहस वगैरह कम हुई और फैसला ले लिया जल्दीबाजी में, लेकिन दूसरे सदन में फिर से मौका है, डिटेल में उस पर डिस्कशन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके क्या है, फायदे हैं। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि है राज्यसभा। राज्यसभा को देखते हैं। तो देखिए, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, नाम में ही पता लग रहा है, राज्यसभा यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है, इसको उच्च सदन कहा जाता है। ये कभी भी भंग नहीं हो सकती, राज्यसभा को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, यानी एक परमानेंट सदन है। ठीक है, इसके सदस्य जो होते हैं 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं और हर 2 साल के बाद इसके जो 1/3 जो सदस्य होते हैं, ठीक है, वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। यानी हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, उनके बदले में फिर नए सांसद चुने जाते हैं और फिर उनके लिए दोबारा से चुनाव होता है। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ये आपको याद रखना है। भंग करने का मतलब है कि सारे खत्म कर दे राज्यसभा को, सारे जो सांसद है इस्तीफा दे दे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है, 3rd चैप्टर में आपको बताया था कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसको हम कहते हैं। मैंने आपको पूरा एक फॉर्मूला बताया था जिसमें जो कैंडिडेट, मतलब इसमें हम वोट नहीं देते, हमारे द्वारा जिताए गए जो नेता होते हैं, ठीक है, वो वोट करते हैं। अब जो हमारे द्वारा जिताए गए नेता है वो वोट देते हैं प्रेफरेंस के हिसाब से, किसको पहले नंबर पे किसको पसंद कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे किसको पसंद कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे किसको पसंद कर रहे हैं, चौथे नंबर पे किसको पसंद कर रहे हैं, इस तरीके से प्रेफरेंस के हिसाब से वोटिंग करते हैं। ठीक है, पूरा मैंने फॉर्मूला, पूरा तरीका आपको चैप्टर नंबर 3rd में बताया है। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, आप तीसरे चैप्टर को देख सकते हो, वहां पे आपको समझाया हुआ है। आगे चलते हैं। किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्य को चुनते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। यानी राज्य में क्या होता है, हम अपने एमएलए को चुनते हैं, यानी राज्य की विधानसभा के लोगों को चुनते हैं जिसको एमएलए या विधायक कहा जाता है। फिर राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, यानी यही विधायक जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए वोट देते हैं। ठीक है, यानी देखो यहाँ पे है जनता, जनता ने वोट किसको दिया, अपने एमएलए को दिया, फिर एमएलए ने राज्यसभा के कैंडिडेट को चुनने के लिए वोट दिया। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस। राज्यसभा में अधिकतम 250, यानी सदस्य कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 250 हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें से 238 जो होते हैं वो राज्यों से होते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, यानी कि 238 जो होते हैं वो स्टेट से होते हैं और 12 मेंबर जो है उनको राज्यसभा की सदस्यता कौन दे सकता है, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट दे सकते हैं। वो किसी को भी बना सकते हैं, किसी को भी, मतलब जैसे कोई कलाकार हो, कोई साहित्य के क्षेत्र से हो, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र से हो, समाज सेवा से, ठीक है, या खेल जगत से कोई हो। जैसे आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर, ये क्या है, खिलाड़ी हैं। ठीक है, फिर इनको भी राज्यसभा की सदस्यता मिली थी। तो ऐसे ही कोई साहित्यकार हो सकता है, कोई विद्वान हो सकता है, ठीक है, कोई विज्ञान के क्षेत्र से हो सकता है, समाज सेवी हो सकता है, उसको राष्ट्रपति सीधा मनोनीत कर सकता है। यानी राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में डायरेक्ट भेज सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
तो क्या है, पहला तरीका तो हो सकता है कि देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार या जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन के समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, यानी पूरे जो देश है उसमें सभी क्षेत्रों को असमान आकार, क्योंकि सबका आकार अलग अलग है और वहां की जनसंख्या भी अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी सबको समान प्रतिनिधित्व दे दो। जैसे गोवा एक छोटा स्टेट है, यूपी एक बड़ा स्टेट है, अब दोनों की जनसंख्या में जमीन आसमान का फर्क है, अब दोनों को बराबर सीटें दे दो। या तो एक तरीका ये हो सकता है जो कि हमारी राज्यसभा में नहीं है, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि देश के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए, यानी कि ज्यादा जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है उसको ज्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो ऐसा ही हमारे देश में किया गया है। आप एक बार क्या करना, नेट पे जाना और राज्यसभा की स्टेट वाइज सीटें देखना कि किस राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें होती है। तो आपको कोई ऐसा स्टेट दिखेगा जिसमें एक ही सीट होगी, कोई ऐसा स्टेट होगा जहाँ पे 3 सीट होगी, कोई दूसरा स्टेट होगा जहाँ पे उससे ज्यादा सीटें होंगी, ठीक है। तो ये उस क्षेत्र के क्षेत्रफल और वहां की जनसंख्या के आधार पे ही उसको प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। फिर अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में द्वितीय सदन, ठीक है, जिसको सीनेट कहा जाता है, तो अमेरिका में द्वितीय सदन यानी सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ये सभी राज्यों में समानता स्थापित करता है अमेरिका में, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर ही प्रतिनिधित्व यहाँ पे मिलता है। कोई छोटा राज्य हो कोई बड़ा राज्य हो उसको बराबर का प्रतिनिधित्व मिल जाता है। अमेरिका की बात चल रही है, लेकिन हमारी जो राज्यसभा है ना उसके लिए अमेरिकी जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है उससे एक अलग तरीका अपनाया गया है। हमारे संविधान में चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से जो निर्वाचित होने वाले जो सदस्य हैं उनकी संख्या वह फिक्स कर दी गई है उस स्टेट के हिसाब से, ठीक है। यदि हम राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका की समान प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली का प्रयोग कर लें, अगर हम करें तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि 20 करोड़ की जनसंख्या वाला जो हमारा यूपी है, 22 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, और 6 लाख वाली जो जनसंख्या वाला सिक्किम है उनको बराबर प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा है नहीं। ये एक तरीके से देखा जाए तो गलत है, भारत के हिसाब से गलत है। अब देखो, सिक्किम केवल 6 लाख लोग रहते हैं, यूपी जहाँ पे 22 लाख लोग रहते हैं, तो कितना ज्यादा अंतर है, यहाँ पे 20 से 22 लाख लोग हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे जब जनसंख्या में जमीन आसमान का अंतर है, तो ऐसे में दोनों को बराबर प्रतिनिधित्व देना हमारे भारत के हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। फिर संविधान निर्माता जो थे वो समझते थे, वो इन कमियों को समझते थे, इसलिए ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को ज्यादा और कम जनसंख्या वालों को कम प्रतिनिधित्व उन्होंने दिया है, ठीक है। इस प्रकार ज्यादा जनसंख्या वाले जैसे उत्तर प्रदेश है उसको 31 सीट है, और छोटा सा राज्य है सिक्किम कम जनसंख्या वाला है, इसको मात्र 1 सीट मिली हुई है, ठीक है। तो ये है हमारे भारत में राज्यसभा में जो सीटों का वितरण है उसका पूरा सिस्टम है, ठीक है। अब बात करेंगे लोकसभा। ये क्या होता है? दूसरा सदन मान लीजिए आप इसको, ये हमारा दूसरा सदन है। और ये क्या होता है? इसको भंग किया जा सकता है, ठीक है। ये इसमें डायरेक्ट हम वोट करते हैं, यानी लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा होती है इसके लिए जनता सीधा सदस्यों को चुनती है, यानी हम डायरेक्ट वोट करते हैं। जैसे मान लो लोकसभा के चुनाव हैं, तो जनता क्या करेगी? जनता खुद जाएगी, वोट देकर आएगी अपने जो भी नेता उसको पसंद होगा। ऐसे ही विधानसभा का चुनाव है तो यहाँ पे भी जनता क्या करेगी? सीधा जाएगी, वोट देकर आएगी। यहाँ पे हम डायरेक्ट वोट देते हैं, ठीक है। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है क्योंकि हम डायरेक्ट वोट दे रहे हैं। लोकसभा चुनावों के लिए पूरे देश को और विधानसभा चुनाव के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें पूरे देश को, और विधानसभा के चुनाव में किसी राज्य को, ठीक है, छोटे छोटे मतलब विधानसभा या लोकसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। और फिर वहां से हर सीट से चुनाव होता है और खूब सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं एक ही सीट पे, लेकिन जीतता एक ही व्यक्ति है। कौन जीतेगा? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हम पहले से जानते हैं। अब चुनाव जो होता है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे होता है, यानी स्त्री पुरुष किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो, जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं उनको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है और सभी के वोट का जो मूल्य है वो दूसरे व्यक्ति के जो वोट के मूल्य के बराबर होता है। यानी मैं अगर वोट देकर आऊंगा किसी को तो मेरा भी एक ही वोट है, अगर आप किसी को वोट देकर आओगे तो आपका भी एक ही वोट है, ठीक है। यानी वोट की वैल्यू समान होगी। लोकसभा जो है इसमें 543 निर्वाचन क्षेत्र है। लोकसभा के लिए सदस्यों को 5 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है। हम वोटिंग करते हैं, 5 साल के लिए हमारा कैंडिडेट जीत कर आता है। लेकिन यदि कोई दल यानी कोई पार्टी या दलों का गठबंधन सरकार ना बना सके तो बना पाए, अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करके नए चुनाव कराने की सलाह दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। जैसे मान लो कई बार क्या होता है,
कि गठबंधन की सरकार है, विवाद हो जाए तो लोकसभा को भंग कराया जा सकता है, ठीक है। और ऐसे में क्या होगा, सरकार गिर जाएगी और 6 महीने के अंदर वापस चुनाव कराने होंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम होगा। लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है, बिल्कुल, ठीक है। जैसे मान लो 2024 में चुनाव हुए, अब ये 5 साल तक चलेगी सरकार, यानी 2029 तक। तो क्या ये कंफर्म होता है कि सरकार जो है 2029 तक चलेगी? तो हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। देखो, अगर गठबंधन की सरकार होती है तो वहां पे गिरने के चांस होते हैं, हो सकता है सरकार पहले भी गिर जाए। ऐसा पहले भी कई बार हो रखा है, ठीक है। जैसे आपने 1977 वाला चुनाव देखा होगा, इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ था, सरकार बहुत छोटे समय में गिर गई थी। फिर यहाँ पे एक और चीज है, जैसे हमने देखा था राज्यसभा में प्रेसिडेंट के पास 12 सदस्यों को मनोनीत करने का ऑप्शन होता है, वो 12 सदस्यों को वहां पे मनोनीत कर सकते हैं। ऐसे ही लोकसभा में राष्ट्रपति के पास 2 सदस्यों को मनोनीत करने का ऑप्शन होता था, शक्ति होती थी। अब मैं कह रहा हूं होता था, होती थी, यानी अब ये शक्ति नहीं है, ठीक है। ये जो 2 मेंबर होते थे इनको एंग्लो इंडियन कहा जाता था, ये एंग्लो इंडियन समुदाय के होते थे। लेकिन इस आरक्षण को अब हमारे यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है, यानी अब राष्ट्रपति जो हैं लोकसभा के लिए 2 मेंबर जो कि एंग्लो इंडियन होते थे उनको मनोनीत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला होता था, अब नहीं होता है। अब लोकसभा की शक्तियों की बात करते हैं। तो देखिए, लोकसभा की शक्तियां संघ सूची, संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। अब देखो, ये संघ सूची संवर्ती सूची क्या होती है, मैं आपको समझा देता हूं। एक होती है संघ सूची, ठीक है, एक होती है राज्य सूची और एक होती है संवर्ती सूची। अब ये संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची होती है, इसका क्या मतलब होता है? संघ सूची का मतलब होता है ऐसे विषय जिसपे केवल केंद्र की सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची में वो विषय होते हैं जिसमें राज्य की सरकार कानून बना सकती है। लेकिन संवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिसमें केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ये दोनों ही कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार का कानून यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, आगे चलते हैं। संघ सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है, धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। यानी जो लोकसभा होती है वो संघ सूची के विषय पे और संवर्ती सूची के विषय पे कानून बना सकती है। धन विधेयक हो गया या सामान्य विधेयक जो होते हैं वो लोकसभा में लाए जाते हैं, फिर उसके बाद पास होकर राज्यसभा की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर कर प्रस्ताव यानी टैक्स के प्रस्ताव हो गए, बजट हो गया, वार्षिक वित्तीय कोई वक्तव्य हो गया, उसको स्वीकृति देती है। प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पे लोकसभा में, आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरक प्रश्न, कोई प्रस्ताव लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे काम यहाँ पे होते हैं। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, कार्यपालिका को कंट्रोल करते हैं। संविधान में संशोधन या बदलाव किया जा सकता है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति दी जा सकती है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। तो ये सब लोकसभा की शक्तियां होती है। समिति और आयोग जो होते हैं उसका गठन भी करा जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या करती है, लोकसभा करती है। अब राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं? राज्यसभा जो होती है वो सामान्य विधेयक पर विचार करके उनको पारित करती है, धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, ठीक है। संवैधानिक संशोधन को भी पारित किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं, बहस होती है, चर्चा होती है, सब कुछ यहाँ पे भी होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव में भागीदारी करती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको भी हटाया जा सकता है, क्योंकि उन पर महाभियोग जब लगाया जाता है तो वो दोनों सदनों से होकर गुजरेगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। अगर मान लो उपराष्ट्रपति को हटाना हुआ तो केवल राज्यसभा में लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का जो स्पीकर होता है, जो पदेन सभापति होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। अगर उसको हटाना है तो यहाँ पे लाया जाएगा। फिर ये संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देती है। अब बात करते हैं संसद के मेन काम क्या होते हैं। तो ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं संसद का काम होता है कानून बनाना, ठीक है, बस इतना ही काम होता है, ज्यादातर ऐसा सोचते हैं। पर संसद का काम केवल इतना नहीं होता, इससे बहुत ज्यादा होता है। यानी कानून बनाना, कार्यपालिका को कंट्रोल करना, ठीक है, वित्तीय कार्य यानी बजट पारित करना, संविधान में कोई बदलाव करना है, संशोधन करना है तो यहाँ पे होगा, निर्वाचन संबंधी कोई काम है या न्यायिक कार्य है, प्रतिनिधित्व करना, विदेश नीति को कंट्रोल करना, बहस करना, चर्चा करना, विचारशील कार्य करना, ये सारे काम कहाँ पे होते हैं, संसद में ही तो होते हैं। आगे चलते हैं। संसद कानून कैसे बनाती है, यानी संसद में कानून कैसे बनता है। तो संसद का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है जनता के लिए कानून बनाना।
कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया है जो अपनाई जाती है, ठीक है। एक विधेयक कई अवस्थाओं से गुजरता है तब जाके कानून बनता है। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहा जाता है, ठीक है। विधेयक जो होते हैं कई तरह के होते हैं। अब देखो, जो कानून हमारे सामने है आज, ठीक है, आपने सुना होगा क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सुना है ना आपने, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, यानी कभी वो बहू थी फिर वो सास बनी। ऐसे ही कानून जो है हमारा वो कभी विधेयक था, ठीक है, क्योंकि कानून भी कभी विधेयक था। कभी पहले वो विधेयक होता था, बाद में वो राज्यसभा में, लोकसभा में गया, प्रेसिडेंट के पास गया, सब जगह से उसको परमिशन मिली, तब जाके वो कानून बना। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। यानी कोई भी कानून जब राष्ट्रपति की सिग्नेचर हो जाते हैं, राज्यसभा लोकसभा की परमिशन मिल जाती है, एक्सेप्ट हो जाता है वहां से, तब वो कानून बनता है। उससे पहले वो विधेयक होता है, ठीक है, यानी संसद में जब लाया जाता है। अब विधेयक जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। देखो, यदि विधेयक को मंत्री लेकर आए तो इसको क्या कहा जाएगा? सरकारी विधेयक कहा जाएगा, क्योंकि मंत्री लेकर आ रहा है। लेकिन यदि विधेयक को मंत्री के अलावा कोई दूसरा मेंबर लेकर आता है तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको निजी सदस्यों का विधेयक कहा जाता है, प्राइवेट, ठीक है। अब विधेयक जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक, निजी सदस्यों का विधेयक, वित्त विधेयक, गैर वित्त विधेयक, सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन का विधेयक। तो कई प्रकार के विधेयक होते हैं, ठीक है। संसद में विधेयक प्रस्तुत करने से पहले ही इस बात पे काफी बहस होती है कि क्या इस विधेयक को लाने की जरूरत है भी या नहीं। कोई राजनीतिक पार्टी कहीं ऐसा तो नहीं अपनी चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए या आने वाले चुनाव को जीतने के इरादे से कोई विधेयक लेकर आ रही है, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है। ये इस पे चर्चा हो जाती है। विधेयक बनाने में अनेक बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कानून को लागू करना या फिर उसमें जो संशोधन है, ठीक है, उसके मतलब कानून को लागू करने में जो संसाधन होते हैं वो कहां से जुटाए जाएंगे, विधेयक जो है उसको कितना समर्थन है, कि उसका विरोध कितना हो रहा है, इन सब चीजों पे पहले देख लिया जाता है। गठबंधन सरकारों के युग में सरकार के द्वारा प्रस्तावित विधेयक को गठबंधन के सभी घटक जो दल होते हैं उसका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अब मान लो कोई सरकार है वो अपने दम पे चल रही है, उसको पूर्ण बहुमत है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो कोई गठबंधन की सरकार है, मान लो 3-4 पार्टियों ने मिलके गठबंधन बना रखा है, अब कोई विधेयक आ रहा है तो सबकी परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना पता लगे विधेयक आ गया और यही उसके अपोजिशन में आ गए, विरोध करने लगे, वोटिंग में उसके खिलाफ वोटिंग करने लगे, तो वो विधेयक कानून बन ही नहीं पाएगा। इसलिए अगर गठबंधन की सरकार है तो सारी जो पार्टियां गठबंधन में है सबकी सहमति लेनी जरूरी होती है। फिर इन व्यवहारिक बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल जो होता है वो इन सभी बातों पे पहले विचार करता है। कानून बनाने से पहले क्या क्या समस्या आ सकती है, एक बार मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकार कर लेता है तब विधेयक का प्रारूप बनाया जाता है, ड्राफ्ट बनाया जाता है, ठीक है। विधेयक जिस मंत्रालय से संबंधित होता है वही मंत्रालय, अब मान लो कोई खेल से संबंधित विधेयक है तो खेल मंत्रालय ही उसका प्रारूप बनवाएगा। कोई मान लो शिक्षा से संबंधित कोई विधेयक है तो शिक्षा जो मंत्रालय है वो उसका प्रारूप बनवाएगा, ठीक है, ये काम होता है। विधेयक जो होता है संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक है, कोई भी सदस्य जो होता है इस विधेयक को पेश कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि पहले राज्यसभा में लाओ या पहले लोकसभा में लाओ, किसी भी सदन में ला सकते हो, ठीक है। जिस विषय का विधेयक होता है उस विषय से जुड़ा जो मंत्री होता है अक्सर ज्यादातर वही उसको पेश करता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ये आप याद रखना। इस लाइन को मैंने हाईलाइट कर दिया, पेपर में पूछा जाता है एमसीक्यू में। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस होती है। अब मैं आपको वापस से समझा देता हूं थोड़ी आसान भाषा में। जैसे मान लीजिए कोई विधेयक है, ठीक है, यानी सरकार मान लो कोई विधेयक लेकर आई, उस पर कानून बनाना है सरकार को, तो विधेयक मान लीजिए राज्यसभा में लेकर आई, तो राज्यसभा में जब लाएगी तो वहां पे क्या होगी, खूब चर्चा होगी, उस पर खूब बहस चलेगी, उस पर वाद विवाद होगा, उस पर वोटिंग कराई जाएगी। अगर मान लो सदस्य उसको पास कर देते हैं, परमिशन दे देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, तो वो राज्यसभा से पास हो जाएगा। अब राज्यसभा से पास हो गया तो वो जाएगा लोकसभा में, फिर लोकसभा में फिर से चर्चा, फिर से बहस, फिर से वोटिंग, फिर से वाद विवाद चलेगा। अगर यहां से भी पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट बोले तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति उसको देखेंगे, राष्ट्रपति को लगता है सब कुछ ठीक है, वो सिग्नेचर कर देंगे, यानी राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद वो विधेयक नहीं रहा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद वो कानून बन गया है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है।
अब ये राज्यसभा की जगह पहली बार में लोकसभा में भी ला सकते हैं, ठीक है। विधेयक जब एक सदन में पारित हो जाता है यानी पास हो जाता है, उसके बाद दूसरे सदन में जाता है। जब विधेयक दूसरे सदन में भी पास हो जाता है यानी पारित हो जाता है, उसके बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति भी अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, तो विधेयक विधेयक नहीं रह जाता। अब विधेयक क्या बन गया है? कानून बन गया है, एक्ट बन गया है, ठीक है। तो ये हमें समझना था। तो यहाँ पे देखो हमने समझ लिया, बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको समझा देता हूं। सबसे पहले क्या होगा, जो प्रारूप होता है, कानून का प्रारूप, उसको विधेयक कहा जाता है, ठीक है। विधेयक को मान लीजिए पहले लोकसभा में लाया गया, यहां से अगर ये पास हो गया, अब अभी तो मैंने पास होने वाली कंडीशन बताई है। अब मान लो लोकसभा में लाया गया, वहां पे पास नहीं हुआ, तो अब वो राज्यसभा में जाएगा ही नहीं, कानून बनेगा ही नहीं, सिंपल। लेकिन मान लो अगर लोकसभा में लाया गया और पास हो गया, तो वो राज्यसभा में जाएगा। मान लो लोकसभा से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में उसको नेताओं ने वोटिंग नहीं करी, ठीक है, उतने मतलब बहुमत नहीं मिल पाया उसे, तो वहां पे फेल हो जाएगा, तो भी कानून नहीं बन पाएगा। यानी कानून बनने के लिए राज्यसभा में भी पास होना जरूरी है, ठीक है, सॉरी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। जब दोनों जगह से पास हो जाएगा तभी राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति भी हो सकता है उसको वापस भेज दें कि इस पे दोबारा से पुनर्विचार कर लो, वापस भी भेज सकते हैं। और अगर राष्ट्रपति को लगता है सब कुछ सही है, तो वो ठीक है उस पर सिग्नेचर कर देंगे। जैसे ही राष्ट्रपति भी परमिशन दे देंगे तो कानून बन जाएगा। तो ये होता है। अब दोबारा समझ लो, विधेयक था, लोकसभा में गया, पास हो गया, लोकसभा के बाद राज्यसभा में गया, वहां पे भी पास हो गया, फिर राष्ट्रपति के पास गया, वहां पे भी पास हो गया। अब विधेयक विधेयक नहीं रहा, कानून बन गया, ठीक है। यानी जैसे मैंने बताया था ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वही वाला सीन है। विधेयक जो था ये बहू है, और विधेयक यानी बहू जो है यहाँ पे आके सास बन चुकी है। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो, ठीक है, वरना भूल जाओगे पेपर में। बस पेपर में लिख मत देना सास बहू, वरना मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं। अब बात करते हैं आगे। धन विधेयक को राज्यसभा या तो स्वीकार कर सकती है या फिर संशोधन के लिए प्रस्तावित कर सकती है। मान लो राज्यसभा को मान लो हाँ, यहाँ पे धन विधेयक की बात चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यू में आएगी, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैंने आपको 2-3 चीजें बताई है, जहां जहां पे मैं आपको हाईलाइट करूंगा ना, उसको जरूर याद करके जाना है, वो एमसीक्यू में पूछा जाता है। ये पूछा जाएगा, धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक, इसको राज्यसभा या तो स्वीकार कर सकती है, यानी या तो इसको एक्सेप्ट करेगी, या फिर संशोधन प्रस्तावित कर सकती है कि भाई इसमें संशोधन कर लो। लेकिन राज्यसभा धन विधेयक को रिजेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। या तो एक्सेप्ट करेगी या फिर बोलेगी इसमें कुछ कमी है, सुधार लो, लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसके पास पावर नहीं है। यदि राज्यसभा 14 दिनों तक उस पर कोई निर्णय ना ले, मान लो राज्यसभा में गया धन विधेयक, राज्यसभा ने 14 दिन में कोई डिसीजन ही नहीं लिया, तो 14 दिन में अगर कोई डिसीजन नहीं लिया तो उसको पास मान लिया जाएगा, यानी राज्यसभा से पारित हो गया है, ठीक है। फिर विधेयक के बारे में राज्यसभा के द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी। अब मान लो राज्यसभा के पास आया विधेयक, ये वाला विधेयक, धन विधेयक, लेकिन राज्यसभा ने बोला कि भाई इसमें कुछ चेंज कर लो, मुझे तो इसमें कुछ कमी लग रही है। लेकिन लोकसभा के पास उसकी मर्जी है कि उसको एक्सेप्ट करे उस संशोधन को या ना करे, वो चाहे तो वैसा दोबारा भी भेज सकती है, ठीक है। यानी विधेयक के बारे में राज्यसभा के द्वारा जो संशोधन प्रस्तावित किया गया है, लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी। लोकसभा को लगता है कि मानना है तो मान सकती है, नहीं लगता तो वो बिल्कुल एज इट इज वापस भेज सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं संसद कार्यपालिका को कंट्रोल कैसे करती है, यानी जो हमारी संसद है वो आखिर कैसे कंट्रोल करती है कार्यपालिका को। तो देखिए, जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत है, यानी जिसकी सरकार है देश में, केंद्र में, उसी दल के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। ऐसा हो सकता है कि बहुमत की ताकत पाकर ये कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करना शुरू कर दे, ठीक है, तानाशाही शुरू कर दे। संसद के तरीकों से कार्यपालिका को कंट्रोल किया जा सकता है। आप देखते हो ना, संसद पे बहस चलती है, खूब बहस चलती है, कोई भी अगर गड़बड़ी कर दी सरकार ने तो उस पर खूब बहस चलती है, तो इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र जो है मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है, जिसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा। लेकिन जब संसद सचेत होगी, अगर संसद जो है वो जागरूक होगी, तभी वह कार्यपालिका को नियमित और प्रभावी कंट्रोल कर सकती है। उसके लिए संसद को जागरूक होना पड़ेगा, एक एक घटना पे नजर रखनी पड़ेगी, ठीक है। संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती कैसे है, तरीके क्या है? बहस करके, वाद विवाद चर्चा होती है, कानून को स्वीकार करके या फिर उसको अस्वीकार करके, ठीक है, वित्तीय नियंत्रण के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव लाकर। तो ये कुछ तरीके होते हैं इसको कंट्रोल करने के। अगला है संसदीय समिति क्या करती है। संसदीय समिति तो विभिन्न विधायी कार्यों के लिए संसदीय समितियां बनाई जाती हैं। ये समिति जो होती है केवल कानून बनाने में नहीं, बल्कि
सदन के जो डेली के जो काम होते हैं उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, क्योंकि संसद के अधिवेशन होते हैं, सत्र होते हैं, अपने सत्र के समय ही बैठती है, ठीक है। इसलिए संसद के पास समय बहुत कम रहता है किसी कानून को बनाने के लिए या उससे जुड़े हुए विषय पे बहुत गहराई से अध्ययन करने के लिए, ठीक है। इसके लिए उस पर ज्यादा ध्यान देना, समय देने की जरूरत होती है। संसद के पास इतना समय नहीं होता, तो ये जो समिति वगैरह होती है काफी मदद करती है, ठीक है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण काम होते हैं, जैसे कि अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनको अनुदान जो मांगा जाता है उसको देखना कि कहां से कितनी डिमांड मांगी जा रही है, विभिन्न जो विभाग है उन्होंने कितना पैसा खर्च कर दिया उसकी जांच करना, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल करना, ये भी इन समितियों का काम होता है। विभिन्न विभागों से संबंधित 20 समितियां हैं, ये स्थायी समिति और विभिन्न विभागों के कार्यों, उनके बजट, उनके खर्चे, उनसे संबंधित विधेयक की देखरेख करती है, ठीक है। ये जो समितियां होती है क्या करती हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके काम को देखेगी, उनके खर्चे को देखेगी, उनके बजट को देखेगी, ठीक है। अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा होगा तो उसको देख सकती है, तो इनको देखरेख करती है। अगला पॉइंट है संसद स्वयं को कैसे कंट्रोल करती है। तो संसद स्वयं को अनुशासित करके नियंत्रित करती है, ठीक है, अनुशासित करके। संसद का अध्यक्ष जो होते हैं वो विधायिका की कार्यवाही के मामलों में सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, उनके पास पावर होती है। अगर कोई उलझुल हरकत कर रहा है तो उसको उठवा सकते हैं, वहां से बाहर फेंकवा सकते हैं, ठीक है, यानी बाहर निकलवा सकते हैं। यदि कोई सदस्य सदन के नियमों का उल्लंघन करता है तो ऐसे में जो अध्यक्ष होते हैं उसको सदन से बाहर करवा सकते हैं। यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद भी सदन में उपस्थित नहीं है, ठीक है, या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान कर दे, यानी अपनी पार्टी के खिलाफ मतदान करे, या अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे, ठीक है, तो उसे दल बदल कहा जाता है। अध्यक्ष उसे सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा सकता है अगर कोई अपनी पार्टी के खिलाफ जाए, इस तरीके से काम करे तो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर है खत्म हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको जरा भी डाउट है तो आप वीडियो को कम से कम 2 बार देख लो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अब आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे, अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो अपना नाम जरूर कमेंट में लिखिए, और अगर आपको जल्दी चाहिए सारे सब्जेक्ट तो आप मुझे कमेंट में अपने सब्जेक्ट बताइए, मैं आप सारे सब्जेक्टों पे आपके लेक्चर लाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।